चलो है ना, बढ़िया, बहुत बढ़िया। लो, कहाँ तक? हाँ, तो नए जूता तो क्या खाएगा क्या? हाँ, हाइड्रोजन अभी गुटखा खा के आया क्या? पानी पी रहा था। अब गुटखा तो नहीं खाता तू? क्यों? गुटखा तो नहीं खाता ना? विमल, हाँ विमल, तेरे को सब मालूम है क्या खाता ही है? चोको चॉकलेट, क्लोरालाइड है, ठीक है। कब वो? हाँ यही उधर कहाँ जा रहा था? देख रहा था। देखते रह जाओ जीवन भर, कुछ करो। चलो, लास्ट क्लास में जो डिस्कशन कर रहे थे हम लोग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर डिस्कशन चल रहा था। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था वो किया था, एक तो दो टाइप के हाइड्रोजन बॉन्ड आपको बताया था, एक बताया था इंटरमोलिकुलर और एक बताया था इंट्रामोलिकुलर। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में मैंने बोला था दो टाइप के हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं, एक होमो इंटरमोलिकुलर होता है जहां दोनों मॉलिक्यूल सेम होंगे, और एक होता है हेटेरो इंटरमोलिकुलर जिसमें दोनों मॉलिक्यूल क्या होते हैं, डिफरेंट। उसमें एक अल्कोहल वाटर और फिनॉल वाटर की बात करी थी हमने, जिसमें मैंने बोला था सॉल्युबिलिटी इन वाटर को लेकर तो एग्जांपल आपको बताया जाता है अल्कोहल वाटर और फिनॉल वाटर का केस हमने डिस्कस किया था। और उसके बाद में हम लोग लास्ट में इंट्रामोलिकुलर एज बॉन्डिंग की बात करें तो इंट्रामोलिकुलर में आपको बोला था कि इंट्रामोलिकुलर एज बॉन्डिंग में किलेट रिंग का फॉर्मेशन होता है, और किलेट रिंग का जो फॉर्मेशन होता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, 5 या 6 मेंबर की रिंग बनती है जनरली, और वहां पर वो जो एनर्जी रिलीज हो रही होती है उसकी वजह से मॉलिक्यूल क्या हो जाता है बेटा, स्टेबल। क्लोरीन के बारे में केस बताया था आपको, क्लोरीन एज बॉन्डिंग में कब पार्टिसिपेट कर रहा होता है, जब रिंग का फॉर्मेशन हो रहा होता है। यहां तक डिस्कशन करने के बाद अब इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के हमें एप्लीकेशंस पढ़ने हैं, तो टोटल 6 एप्लीकेशंस है इसके, एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पहला एप्लीकेशन जो हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग में देख रहे हैं वो क्या आ रहा है बेटा, फिजिकल स्टेट, ठीक है। फिजिकल स्टेट की अगर हम लोग बात करें, यहां पर देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जो एप्लीकेशंस आप लोग पढ़ेंगे उसमें एक बात समझिएगा, 6 प्रॉपर्टीज जो आप पढ़ने वाले हैं, जिसमें एक आएगा फिजिकल स्टेट, फिर आएगा वॉलेटिलिटी, विस्कोसिटी, वेपर प्रेशर, इस तरह की बातें आएंगी। ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज है वो बल्क प्रॉपर्टीज होती है। कैसी प्रॉपर्टी होती है? बल्क। फिजिक्स में एक चैप्टर आता है आपका, वो आता है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। वो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में भी आपको विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, ये सारी बातें बताई जाती है, वाटर ड्रॉपलेट का जो शेप होता है वो सारी बातें होती है वहां पर। तो वहां पर जितनी भी प्रॉपर्टीज आती है वहां पर आप पढ़ते हो बल्क प्रॉपर्टीज के बारे में। बल्क प्रॉपर्टी मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो एक मॉलिक्यूल पे डिपेंड कर रहा है या कई सारे मॉलिक्यूल पे डिपेंड कर रहा है, कई सारे मॉलिक्यूल, उसको बोलते हैं बल्क प्रॉपर्टी। तो ये जितनी भी प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं ये सारी की सारी बल्क प्रॉपर्टीज होगी। एक बात और समझिएगा, जब हम बल्क प्रॉपर्टीज की बात करेंगे ना बेटा, तो बल्क प्रॉपर्टी उसे कहते हैं जहां पर एक मॉलिक्यूल के अंदर कैसा भी बॉन्ड हो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन कैसा है उसका इफेक्ट आता है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड से अगर इसको रिलेट किया जाए तो हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में समझिएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड दो टाइप के, एक तो है इंट्रा विद इन द मॉलिक्यूल और एक है इंटर बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। अब एक बात बताओ, अगर यहां पर इंट्रा एज बॉन्डिंग है, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इन द मॉलिक्यूल हो रखी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इन द मॉलिक्यूल हो रखी है, विद इन द मॉलिक्यूल हो रखी है, इस विद इन द मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग से आप इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इस पे कोई इफेक्ट आ रहा है क्या? नहीं। मतलब इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा या इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, मतलब इस तरह की एच बॉन्डिंग का बल्क प्रॉपर्टी पर इफेक्ट नहीं आएगा। बल्क प्रॉपर्टी पर वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफेक्ट डालेगा जिसमें एक की हाइड्रोजन बॉन्डिंग से दूसरे पे इफेक्ट आ रहा हो, वो बल्क प्रॉपर्टी को इफेक्ट करेगा। जैसे इंटर है तो इंटर में इसका जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा वो होगा इसी के साथ, या इसका एच बॉन्डिंग इसके साथ होगा या इसका एच बॉन्डिंग इसके साथ होगा। ऐसा एच बॉन्डिंग आपस में बल्क प्रॉपर्टी को इफेक्ट करेगा, क्योंकि अगर मुझे इसे बॉयल करना है या वेपोराइज कराना है तो अगर ये वेपोराइज हो रहा है तो अकेला वेपोराइज नहीं होगा, उसके लिए पहले इसका इससे बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा तब जाके वेपोराइज होगा, जबकि इससे वेपोराइज करना आसानी से वेपोराइज हो जाएगा क्योंकि इसका इससे कोई इंटरेक्शन है ही नहीं। तो बल्क प्रॉपर्टीज पे कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड इफेक्ट डालेगा इसको बिल्कुल क्लियर कर ले। इंट्रा एच बॉन्डिंग का बल्क प्रॉपर्टी पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, जबकि इंटर एच बॉन्डिंग का बल्क प्रॉपर्टीज पर हमेशा क्या आएगा बेटा, इफेक्ट आएगा। स्टेटमेंट बोल रहा हूं, लिख लेना कहीं पर भी साइड में। इंट्रा मॉलिकुलर एच बॉन्डिंग, इंट्रा मॉलिकुलर एच बॉन्डिंग, इंट्रा मॉलिकुलर एच बॉन्डिंग डज नॉट अफेक्ट, इंट्रा मॉलिकुलर एच बॉन्डिंग डज नॉट अफेक्ट bulk properties,
does not affect bulk properties. Intramolecular edge bonding does not affect bulk properties. ठीक है, अब ये जो bulk properties वाला पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया, इसको हम अप्लाई करते हैं यहां पर, ध्यान से देखिएगा। पहला प्रॉपर्टी जो हम लोग पढ़ने वाले, पहला एप्लीकेशन जो हम लोग पढ़ने वाले वो आ रहा है फिजिकल स्टेट। इसमें दो एग्जांपल्स के ऊपर बात करते हैं। HF is liquid but HCl is gas, and similarly H2O is liquid but H2S is gas। लिखिए इसको पहले। HF is liquid but HCl is gas, H2O is liquid but H2S is gas। चलिए अब इसके रीजन के ऊपर बात करते हैं। बेटा क्या रीजन है एक्चुअल में इस क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है, पहले उसमें बात करते हैं। कहना ये चाह रहा है यहां पर कि बेटा जैसे HCl है ना, ये बल्क प्रॉपर्टी है, तो एक मॉलिक्यूल पे डिपेंड नहीं करेगा, कई सारे मॉलिक्यूल पे डिपेंड करेगा। HCl का इंटरेक्शन देख रहे हो आप, और यहां पर आप HF का इंटरेक्शन देख रहे हो। तो ये कहना ये चाह रहा है कि HCl में कोई एज बॉन्डिंग है या नहीं है? नहीं। अगर एज बॉन्डिंग नहीं है तो ये पार्टिकल दूर दूर है, और दूर दूर है तभी तो ये कौन से स्टेट को ऑक्यूपाई कर रखा है बेटा, गैसियस फॉर्म में। लेकिन जैसे ये HCl एक ही ग्रुप के हाइड्राइड्स है बेटा, HCl HF HBr HI, तो अगर एक ही ग्रुप में ये गैसियस है तो इसको भी क्या होना चाहिए था, गैसियस ही होना चाहिए था। जबकि हम लोग देखते हैं कि यहां पर क्या होता है बेटा, एज बॉन्डिंग हो जाता है और यहां पर एज बॉन्डिंग नहीं होता है। एज बॉन्डिंग नहीं है तो पार्टिकल दूर दूर रहेंगे, यहां एज बॉन्डिंग होने की वजह से पार्टिकल कंपैरेटिवली क्या आ जाएंगे, पास। और इसके मुकाबले अगर यहां पर पार्टिकल पास आ गया तो बेटा अगर गैस में पार्टिकल दूर है और पार्टिकल उससे पास आ गया तो इसका स्टेट कैसा मिलेगा आपको, लिक्विड। यही H2S और H2O में है। सेम ग्रुप के दोनों हाइड्राइड है, जिनमें से एक लिक्विड है एक गैस है। क्योंकि H2S में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी तो पार्टिकल दूर दूर होंगे, पार्टिकल दूर होंगे तो कौन सा स्टेट मिलेगा, गैसियस। जबकि H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, पार्टिकल कंपैरेटिवली पास आ जाएंगे, और गैस के मुकाबले अगर पार्टिकल पास आएंगे तो क्या मिलेगा, लिक्विड फॉर्म मिलेगा। रीजन बोल रहा हूं, लिख लीजिएगा। HF/H2O कॉमन ही रीजन है। HF/H2O contains intermolecular H bonding, contains intermolecular H bonding. Therefore particles are close to each other. Therefore particles are close to each other and exist in liquid form. चलिए अब आगे बात करते हैं। तो फिजिकल स्टेट के बारे में बात हुई बेटा। सेकेंड जो बल्क प्रॉपर्टी हमें पढ़नी है वो बल्क प्रॉपर्टी क्या है बेटा, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी की अगर हम लोग बात करें तो ये भी फिजिक्स में टर्म आपने सुनी हुई होती है। विस्कोसिटी को डिफाइन अगर हम लोग करते हैं तो उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस टू फ्लो। अगर कोई लिक्विड है, फ्लूइड की बात करें, अगर कोई लिक्विड आसानी से फ्लो हो रहा है तो उसको बोलते हैं इट इज लेस विस्कस, और कोई लिक्विड अगर मुश्किल से फ्लो होता है तो उसको क्या बोलते हैं, मोर विस्कस। तो यहां पर विस्कोसिटी को अगर हम लोग बोले तो इसको बोला जाता है थिकनेस ऑफ लिक्विड से समझाया जाता है। थिकनेस ऑफ लिक्विड का मतलब क्या हो गया, कितनी लेयर्स आपस में जुड़ सकती है और कितनी लेयर्स आपस में जुड़ नहीं सकती। जैसे एग्जांपल समझिएगा, मान लो ये दो लिक्विड है, एक लिक्विड ए है एक लिक्विड बी है, और आपने एक बीकर में लिक्विड भरा है। तो लिक्विड में हो क्या रहा है, अंदर अगर हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो एक लेयर पड़ा हुआ है किसी लिक्विड का, उसके ऊपर दूसरा लेयर है, फिर तीसरा लेयर है, फिर चौथा लेयर, ऐसे लेयर भरा हुआ है। तो अगर ए में ये एक लेयर के ऊपर कई सारी लेयर आती जा रही है, तो आपने लिक्विड भरा हुआ बीकर में, लिक्विड भरा हुआ बीकर में, अब बाय चांस इसके अंदर लेयर और लेयर में एच बॉन्डिंग प्रेजेंट है, बाय चांस ये एच बॉन्डिंग प्रेजेंट, और यहां पर कोई एच बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं है। तो जब हम किसी लिक्विड को फ्लो कराते हैं तो फ्लो कराने का मतलब क्या होता है, जो लेयर्स एक दूसरे के ऊपर होती है स्लाइड करती है। जहां पर लेयर आसानी से स्लाइड कर जाएगी मतलब वो लिक्विड फ्लो हो जाएगा, और जहां पर लेयर मुश्किल से स्लाइड करेगी मतलब उसका फ्लो होने का टेंडेंसी कम है। अब आप बताइए, अगर इनमें लेयर में एज बॉन्डिंग है तो इसको इसके ऊपर फ्लो कराना है और इसको इसके ऊपर स्लाइड कराना है, कौन आसानी से स्लाइड करेगा, ए या बी? टी, क्योंकि यहां पर कोई बॉन्डिंग नहीं है, लेयर एक दूसरे के ऊपर से आसानी से फ्लो कर जाएगा। और इसका मतलब ये हुआ कि जहां एज बॉन्डिंग है वहां पर आसानी से फ्लो नहीं होगा,
जहां पर एच बॉन्डिंग नहीं है वहां आसानी से फ्लो होगा। मतलब जिसमें एच बॉन्डिंग है वहां लिक्विड फ्लो नहीं होगा। लिक्विड फ्लो नहीं होगा मतलब इसे बोला जाएगा कि ये लिक्विड ज्यादा विस्कस है। तो यहां पर जो आपके सामने रिलेशन बन के आता है दैट इज विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर है तो लेयर्स आपस में जुड़े हुए हैं, और लेयर जितने ज्यादा आपस में जुड़े हैं फ्लो उतना मुश्किल से होगा, और उसी को क्या बोला जाता है, विस्कोसिटी। या फिर शुद्ध भाषा में बात करें तो विस्कोसिटी का मतलब है लिक्विड का गाढ़ापन। लिक्विड जितना गाढ़ा होगा, गाढ़ा कैसे बनेगा, जब लेयर्स आपस में बहुत सारी जुड़ जाएंगी तो लिक्विड ज्यादा गाढ़ा होगा। और लिक्विड क्यों गाढ़ा होगा, क्योंकि वहां पर लेयर लेयर के बीच में क्या बन रहे होगा, एच बॉन्ड। मान लो एक जगह पर 5 हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं तो 5 लेयर जुड़े हुए हैं, और एक जगह एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है तो एक ही लेयर जुड़ा हुआ है। तो ज्यादा थिकनेस, ज्यादा गाढ़ापन किसका होगा, ए का। मतलब जहां हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होंगे वहां पर लिक्विड ज्यादा विस्कस होगा। इसका जो कॉमन सा एग्जांपल है, ध्यान सुनना, मैं जब भी एच बॉन्ड लिखूंगा मैं कौन से एच बॉन्ड की बात कर रहा हूं, इंट्रा या इंटर की बात कर रहा हूं, इंटर। इंट्रा का यहां कोई रोल नहीं होगा। यहां पर अगर हम लोग एग्जांपल की बात करें, मार्केट में इसका एक कॉमन सा एग्जांपल चलता है, वो है ग्लाइकोल और ग्लिसरॉल। ग्लाइकोल और ग्लिसरॉल की अगर हम लोग बात करें बेटा, तो CH2OH और CH2OH ये हो गया ग्लाइकोल, और ग्लिसरॉल आप जानते हैं प्रोपेन है ना, 1 2 3 ट्रायोल की अगर हम लोग बात करें यहां पर, तो ये 1 2 और 3। अब इसमें आपको बोला विस्कोसिटी चेक करना, तो विस्कोसिटी के लिए सबसे पहले आपको क्या देखना पड़ेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। बेटा ये हाइड्रोजन यहां भी है, हाइड्रोजन यहां भी, लेकिन ये एक्टिव हाइड्रोजन नहीं। एक्टिव हाइड्रोजन कौन सा होगा, जो फोन से जुड़ा होगा, तो 1 और 2 एक्टिव हाइड्रोजन है यहाँ, और यहां पर कितने एक्टिव हाइड्रोजन है, 3। जिसके पास जितने ज्यादा एक्टिव हाइड्रोजन होंगे वो उतनी ज्यादा लेयर से जुड़ेगा। ये 2 लेयर से जुड़ेगा तो ये 3 लेयर से जुड़ेगा। जितनी ज्यादा लेयर से जुड़ेगा थिकनेस ऑफ द लिक्विड उतना ज्यादा होगा, और थिकनेस ऑफ द लिक्विड जितना ज्यादा होगा लिक्विड उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा बेटा, विस्कस। मतलब ए और बी में से ज्यादा विस्कस कौन हो जाएगा, है ना, मतलब ग्लाइकोल और ग्लिसरॉल में से ज्यादा विस्कस कौन हो जाएगा, ग्लिसरॉल। ठीक है, ये 2 नोट करें। इसके बाद आगे के जो केसेस है उसको पहले मैं लिख देता हूं, जब तक आप नोट कर लीजिएगा।
चले बेटा, है ना, यहां पर ध्यान देंगे। दो एप्लीकेशन को समझने के बाद अब हम लोग बची हुई 4 एप्लीकेशंस पे बात कर रहे हैं। एप्लीकेशन नंबर 3, एप्लीकेशन नंबर 4, एप्लीकेशन नंबर 5 और 6। इनमें से एप्लीकेशन 3, 4, 5, ये जो 3 एप्लीकेशन है ये एक जैसी है ना, इनका मतलब पूरा रिलेशन एक जैसा है, तो ये एक ही टाइप से समझ में आएगी। पहले वॉलेटिलिटी की बात करेंगे, फिर वेपर प्रेशर और फिर बॉइलिंग पॉइंट। ध्यान सुनेगा, आपने फिजिकल केमिस्ट्री में सॉल्यूशन चैप्टर में राउल्ट्स लॉ फॉर वेपर प्रेशर पढ़ा होता है, वहां पर आपने वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट वगैरह की बात करी होती है। तो वॉलेटाइल चीज होने का मतलब क्या है, जो आसानी से वेपोराइज हो सकते हैं उसको बोलते हैं इट इज वॉलेटाइल इन नेचर। और यहां पर क्या लिखा गया है कि जो वॉलेटाइल नेचर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। समझिएगा ध्यान से क्यों हो रहा है ऐसा। मान लो ये 2 बीकर लिए है ना, अब हम लिक्विड की बात कर रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। एक प्योर लिक्विड लिया आपने ए और एक प्योर लिक्विड लिया आपने बी। तीनों प्रॉपर्टी 1 बाय 1 एक ही केस में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। प्योर लिक्विड है, प्योर लिक्विड बी। ये लिक्विड है ऐसा मान लेते हैं जहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, और लिक्विड भी ऐसा मान लिया जहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। आपने इस लिक्विड को गर्मा गर्म चूल्हे पे बैठा दिया, इस लिक्विड को भी गर्मा गर्म चूल्हे पे बैठा दिया। जैसे ही आपने लिक्विड को गर्मा गर्म चूल्हे पे रखा, खुद इमेजिन करिए अपने को गर्मा गर्म चूल्हे पे बैठा दे, तो वहां बैठे तो रहेंगे नहीं, थोड़ा सा है ना अपने आप ही एस्केप हो जाएगा। ये जो पार्टिकल यहां पर होंगे ना, ये पार्टिकल वहां बैठे नहीं रहेंगे, उनको मिल रही है एनर्जी, हीट एनर्जी मिल रही है, और एनर्जी मिलेगी तो वो वहां टिकेगा या एस्केप करने की कोशिश करेगा, एस्केप करने की कोशिश करेगा। ये जो एस्केपिंग टेंडेंसी होती है, इसी एस्केपिंग टेंडेंसी को क्या बोला जाता है बेटा, वॉलेटिलिटी। जो आसानी से एस्केप करेगा या जो जल्दी एस्केप करेगा, या मैं ऐसा बोलूं जिसकी एस्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा होगी, वो मोर वॉलेटाइल होगा। अब वो बताइए, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, ठीक है, लेकिन यहां पर पार्टिकल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो जब हम इसको सेम टेम्परेचर मान के चल रहे हैं, हर चीज सेम टेम्परेचर पे अभी बात हो रही है, तो जब आपने हीट किया तो बताइए ए और बी में से आसानी से एटमॉस्फेयर में एस्केप कौन करेगा, ए या बी? ए। जो आसानी से एस्केप करेगा उसका वॉलेटिलिटी या वॉलेटाइल नेचर ज्यादा होगा। इसका मतलब ए और बी में से आसानी से एस्केप या आसानी से वॉलेटाइल कौन होगा, ए। अब आप देखो रिलेशन, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है उसका वॉलेटाइल नेचर ज्यादा है। तो मतलब कैसा रिलेशन है, इनवर्स। वो लिखा हुआ वॉलेटिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दूसरी बात, अगर यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होने के बजाय इंट्रा होता तो भी यही ऑर्डर बनता, क्योंकि इंट्रा एज बॉन्डिंग भी बल्क प्रॉपर्टी को इफेक्ट नहीं करता है। अब आइए अगले पॉइंट पे, दोनों को सेम टेम्परेचर पे आपने रखा, दोनों में से आसानी से वेपोराइज कौन हो रहा है, ए। तो क्योंकि ये आसानी से वेपोराइज हो रहा है, इसीलिए सेम टेम्परेचर पे इसके वेपर ज्यादा बनेंगे और इसके वेपर कंपैरेटिवली कम बनेंगे। क्यों इसके वेपर कम बनेंगे और उसके ज्यादा बनेंगे? क्योंकि ये आसानी से उड़ जाएगा, लेकिन इसे उड़ने के पहले इन बॉन्ड्स को तोड़ना पड़ेगा, तो इसके वेपर बनने में टाइम लग रहा होगा या टेम्परेचर ज्यादा लगेगा। अब आप सोचिए, अगला प्रॉपर्टी जो आ रहा है वो है वेपर प्रेशर। भाई जिस लिक्विड के, सेम टेम्परेचर की बात कर रहा हूं, जिस लिक्विड के वेपर ज्यादा बन रहे हैं, ऑब्वियसली इन्हीं वेपर के प्रेशर को क्या बोला जाएगा, वेपर प्रेशर। तो ए और बी में से ज्यादा वेपर प्रेशर किसका होगा, ए का। तो रिलेशन फिर से देखिए, जिसमें एच बॉन्डिंग नहीं है उसका वेपर प्रेशर ज्यादा है। मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग और वेपर प्रेशर भी कैसे आएंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। या मैं ऐसा बोलूं कि जो ज्यादा वोलेटाइल है उसके ज्यादा वेपर बनेंगे, और जिसके ज्यादा वेपर बनेंगे उसका वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, वो है बॉइलिंग पॉइंट। खुद समझ सकते बेटे कि अगर ए के वेपर ज्यादा बन रहे हैं और बी के वेपर कम बन रहे हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या बोलती है? बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? वो टेम्परेचर जिसपे लिक्विड बॉइल होता है, ये होता है क्या बॉइलिंग पॉइंट? इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए जिस टेम्परेचर पे, उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। दोनों में से एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर पहले कौन पहुंचेगा, ए। मतलब ये कम टेम्परेचर देने पर भी 760 mmHg तक पहुंच जाएगा, जबकि इसको 760 mm तक पहुंचाने के लिए ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ने वाली होगी। और ए और बी में से बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, बी का। और आप देख सकते हो इस बार रिलेशन उल्टा हो गया कि जिसके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसको बॉइल कराना मुश्किल होगा, और जिसको बॉइल कराना मुश्किल होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, ज्यादा। मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट कई सारी बातों पर डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है कि इन सबके लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग अकेला फैक्टर है, ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं, बट हम इनको देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अब आइए 3 एग्जांपल है, तीनों में एग्जांपल एक ही लिया मैंने, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड
पैरा नाइट्रोफिनॉल, क्योंकि एग्जाम में यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी में इसी के बारे में लिखा हुआ है और यही क्वेश्चन पूछा जा भी चुका है और यही क्वेश्चन पूछा जाएगा भी आगे। ठीक है, तो उसको भी डिस्कस करते हैं। आपको दिया ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, आपको दिया पैरा नाइट्रोफिनॉल। ऐसा समझिए एक बीकर है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का भरा हुआ और एक बीकर है पैरा नाइट्रोफिनॉल का भरा हुआ, क्योंकि आप बल्क प्रॉपर्टी की बात करें, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी नहीं है। यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन कौन सी होती है? इंट्रा। क्या इसकी एच बॉन्डिंग का इस दूसरे मॉलिक्यूल पर कोई इफेक्ट आ रहा है क्या? नहीं। तो यहां मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन और यहां पर मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन, बताइए कहां पर मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन स्ट्रांग होगा, ए या बी? बी। तो जब मैं इसको हीट कर रहा हूं तो इसे वेपोराइज होना तो आसान है, लेकिन इसे वेपोराइज होने के लिए पहले ये तोड़ना पड़ेगा, तब जाके वेपोराइज होगा। तो दोनों में से आसानी से वेपोराइज या एस्केप कौन होगा? ए। इसका मतलब ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का वॉलेटिलिटी ज्यादा, जिसका वॉलेटिलिटी ज्यादा उसके वेपर ज्यादा बनेंगे, जिसके वेपर ज्यादा बनेंगे उसका वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा, और जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा वो कम टेम्परेचर पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंच जाएगा, जबकि जिसका वेपर प्रेशर कम होगा उसको बॉइल कराने के लिए आपको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो ये ऑर्डर आ जाता है। लास्ट जो एप्लीकेशन है इसकी, ये भी एप्लीकेशन आपने फिजिक्स में पढ़ी होती है, वो वाटर ड्रॉपलेट वाला जो केस होता है उसको आपको सरफेस टेंशन से ही बताया जाता है। मेन एप्लीकेशन यही होता है। अब देखिए, सरफेस टेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिखा हुआ। सरफेस टेंशन का मतलब क्या होता है? टेंशन का मतलब आप बोलते हैं परपेंडिकुलर फोर्स, फोर्स लग रहा है, और सरफेस पर अगर कोई परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है तो उसे क्या बोला जाएगा? सरफेस टेंशन। एक बात समझिए, अगर कोई लेयर है, दो लेयर है ए और बी, इसके सरफेस से कई सारे हाइड्रोजन बॉन्ड बने हुए हैं और इसके सरफेस से कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना है, तो जहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड बने हुए हैं कई सारे, वहां पर सरफेस सरफेस के बीच में कई सारे परपेंडिकुलर फोर्स काम कर रहे होंगे, और जहां जितने ज्यादा परपेंडिकुलर फोर्स काम करेंगे उसका सरफेस टेंशन उतना ज्यादा होगा। मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड जहां पर ज्यादा बनेंगे वहां पर सरफेस टेंशन ज्यादा होगा, परपेंडिकुलर फोर्स ज्यादा होंगे, और जहां हाइड्रोजन बॉन्ड कम होंगे वहां पर सरफेस टेंशन कम होगा। तो आपसे कभी पूछ लिया जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम सरफेस टेंशन, तो आप समझ सकते हैं कि इनमें से अभी गिवन एग्जांपल में से इसी में एज बॉन्डिंग होती है, तो इसी का सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा? ज्यादा। नोट करने से आगे बढ़ते हैं वीक फोर्सेस की तरफ।
चलिए बेटा ना, अब यहां पर ध्यान देंगे। अभी हम लोगों ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में बात करी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बाद कुछ और वीक फोर्सेस के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं, और वो वीक फोर्सेस क्या क्या कैटेगरी के हो सकते हैं उसको पहले डिस्कस कर दे रहा हूं, ध्यान सुनना, ध्यान सुनना। हम लोगों को इस चैप्टर में जो इंटरेक्शन पढ़ने बेटे, आयन आयन का इंटरेक्शन पढ़ना है, आयन मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन पढ़ना है, और मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन पढ़ना है। 3 तरह के इंटरेक्शन अभी हमें पढ़ना बाकी है, जिनमें से आयन आयन का जो इंटरेक्शन होगा, आपको समझ में आना चाहिए आयन आयन का इंटरेक्शन कौन सा बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा। और आयनिक बॉन्ड वीक फोर्स होता है या स्ट्रॉन्ग होता है बेटा, स्ट्रॉन्ग। तो ये तो अभी हम पढ़ने नहीं वाले, ये आगे डिस्कशन होगा। लेकिन और ये स्ट्रॉन्ग फोर्स है, लेकिन आयन मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन इसके कंपेरिजन में क्या होगा, वीक होगा। तो हम लोगों को अभी वीक फोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, और वीक फोर्स में हाइड्रोजन बॉन्ड वाज आल्सो अ टाइप ऑफ वीक फोर्स। हाइड्रोजन बॉन्ड यही था, या तो आयन डाइपोल था या फिर डाइपोल डाइपोल था, इसी टाइप का वीक फोर्स था हाइड्रोजन बॉन्ड। पर उसको हमने अलग से कैटेगरी वाइज पढ़ा, और अब हम इन 2 कैटेगरी पे बात करने वाले हैं वन बाय वन। पहला जो केस है आयन मॉलिक्यूल, ये दोनों वही है, ये और ये आयन मॉलिक्यूल की कैटेगरी है, और ये मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल की कैटेगरी है। मतलब ये 5 फोर्सेस अभी हम पढ़ने वाले। उसमें से पहले आयन मॉलिक्यूल के बारे में कुछ बात कर रहा हूं, ध्यान सुनना, ध्यान सुनना। आयन और मॉलिक्यूल का जब इंटरेक्शन होगा तो बेटा आयन तो आयन ही होगा, चाहे कोई कैटायन आ जाए कोई एनायन आ जाए, आयन बोल दिया उसको। लेकिन मॉलिक्यूल जो है ना, इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाएगा बेस्ड ऑन डाइपोल मोमेंट। या तो मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होगा, या फिर मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट जीरो होगा। जिन मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होता है, ऐसे मॉलिक्यूल को क्या बोला जाता है, पोलर। और अगर मॉलिक्यूल पोलर है तो उसके अंदर डाइपोल होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि जैसे HF लिया आपने, HF एक पोलर मॉलिक्यूल है, और पोलर मॉलिक्यूल तो इसके ऊपर होता है डेल्टा प्लस, इसके ऊपर का होता है डेल्टा माइनस, और ये हमेशा रहेगा इसके अंदर, और इसीलिए इसको क्या बोला जाएगा, डाइपोल। या ऐसे डाइपोल को जिसमें मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जो पोलर होते हैं उन पे हमेशा डाइपोल होता है, तो ऐसे डाइपोल्स को बोला जाता है परमानेंट डाइपोल। तो अगर मैं डाइपोल बोलूं या परमानेंट डाइपोल बोलूं, बात एक ही है। और डाइपोल या परमानेंट डाइपोल बोलने का मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, आगे सुनिए। अगर मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, तो अगर कोई चीज नॉन पोलर है, इसका मतलब होता है कि उसके अंदर कोई डाइपोल खुद का नहीं है। जैसे H2 मॉलिक्यूल लिया, तो H2 में ना कोई डेल्टा प्लस है ना कोई डेल्टा माइनस है, मतलब ये नॉन पोलर है। लेकिन ध्यान से सुनना, इसके अंदर खुद का तो डाइपोल नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बराबर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन एक बात समझिए, अगर इस H2 की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, ये इसका न्यूक्लियस है सपोज, और उसके आसपास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी H2 की, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अगर मैं किसी पोलर चीज के सामने ले गया, पोलर कुछ भी हो सकता है, पोलर मतलब आयन भी हो सकता है, चार्ज रखने वाली चीज को पोलर बोल रहा हूं, और पोलर मॉलिक्यूल हो वो भी पोलर हो सकता है। तो अगर मैं इस नॉन पोलर चीज को किसी चार्ज ऑब्जेक्ट के सामने ले गया, तो बेटा ये इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिस्टर्ब करेगा। डिस्टर्ब इन द सेंस, ये अगर केटायन है तो डेंसिटी को खींचेगा, और अगर ये एनायन है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिपेल कर देगा। तो बेटा जब ये केटायन इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा तो होगा क्या, ये जो इधर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, ये तो उधर चली जाएगी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि वो अट्रैक्ट कर रहा है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी होनी थी उससे ज्यादा हो जाएगी, और यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी होनी थी उससे कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी होनी थी अगर उससे कम हो गई तो यहां पर आएगा डेल्टा प्लस, क्योंकि कम हो गई डेंसिटी। और यहां पर डेंसिटी जितनी होनी थी उससे ज्यादा हो गई तो यहां पर आएगा डेल्टा माइनस। थोड़ी देर के लिए यहां पर डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस आ रहा है, मतलब क्या डेवलप हो रहा है, डाइपोल। लेकिन ये डाइपोल इसके खुद की वजह से हुआ या किसी और की वजह से, किसी और की वजह से आने वाली प्रॉपर्टी को इंड्यूस्ड प्रॉपर्टी बोला जाता है ना। फिजिक्स में भी आप पढ़ते हैं इंड्यूस्ड EMI वगैरह की जब बात होती है, तो आप जानते हैं इंड्यूस्ड प्रॉपर्टी किसी और की वजह से आने वाली प्रॉपर्टी को बोलते हैं। और ऐसा जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है जिसके पास खुद का डाइपोल नहीं है, लेकिन किसी और की वजह से अगर इस पर डाइपोल डेवलप हो गया, तो इस तरह के डाइपोल को हम लोग क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड डाइपोल। मतलब ये जो टर्म है डाइपोल, ये टर्म डाइपोल इस्तेमाल होगी पोलर चीजों के लिए, और ये टर्म इंड्यूस्ड डाइपोल इस्तेमाल होगी नॉन पोलर चीजों के लिए। और ये जो इंड्यूस्ड डाइपोल है ये परमानेंट है, और ये डाइपोल कैसा होगा, टेम्पररी डाइपोल होगा। क्यों होगा टेम्पररी, क्योंकि जैसे ही आपने इस Na+ को यहां से गायब किया, वो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्टर्ब हुई थी वो वापस से रीअरेंज होके पहले जैसी थी वैसे आ जाएगी, और ये जो डाइपोल डेवलप था ये अपने आप गायब हो जाएगा। इसका मतलब वैसा डाइपोल जो किसी और की वजह से आता है वो क्या होता है, टेम्पररी डाइपोल होता है। वही आप पढ़ते हो परमानेंट मैग्नेट और टेम्पररी मैग्नेट, वही वाली कहानी चलती है बिल्कुल। ठीक है, अब आइए
इसी को यहां अप्लाई करते हैं। पहले हम लोग आयन और मॉलिक्यूल की बात करेंगे, तो आयन के साथ एक बार पोलर मॉलिक्यूल लिया जाएगा, आयन के साथ एक बार नॉन पोलर मॉलिक्यूल लिया जाएगा। आइए यहां पर ध्यान दें, वीक फोर्सेस की पहली कैटेगरी हम लोग आयन मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन पढ़ रहे हैं। एक बार आयन के साथ पोलर, एक बार आयन के साथ नॉन पोलर मॉलिक्यूल लिया। बेटा आयन को तो आयन ही बोला, और पोलर मॉलिक्यूल को क्या बोला जाएगा? डाइपोल बोला जाएगा। तो ये जो इंटरेक्शन होगा इन दोनों का, उसे बोला जाएगा आयन डाइपोल इंटरेक्शन या आयन डाइपोल अट्रैक्शन। इसके एग्जांपल रटने नहीं है, एग्जांपल का कोई एंड नहीं, कुछ भी आ सकता है। दुनिया का कोई भी आयन आ जाए, दुनिया का कोई भी पोलर मॉलिक्यूल आ जाए, उसका इंटरेक्शन क्या कहलाएगा? आयन डाइपोल। आगे बढ़ते हैं। अगर एक आयन दिया और उसके सामने एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल दिया, तो बेटा आयन की वजह से इसका खुद का तो कोई डाइपोल नहीं होता, लेकिन इसकी वजह से इस पे डाइपोल इंड्यूस होगा। तो इस इंटरेक्शन को बोलेंगे आयन इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन। और एग्जाम्पल में फिर वही बात, रटना नहीं है, एग्जाम्पल इसके ढेर सारे हो सकते हैं। कोई भी आयन आ जाए, कोई भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल आ जाए, उनका इंटरेक्शन क्या कहलाएगा? आयन इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन। दोनों वीक फोर्स है, लेकिन दोनों में से ये स्ट्रॉन्ग होगा और ये वीक होगा। क्यों होगा? चार्ज देखो, इसका परमानेंट है और इसका भी परमानेंट है, ये परमानेंट डाइपोल था। तो परमानेंट का इंटरेक्शन है, ये परमानेंट और टेम्पररी का इंटरेक्शन है। तो परमानेंट का इंटरेक्शन पावरफुल होता है। आगे बढ़ते, अभी हम लोगों ने बात करी आयन मॉलिक्यूल के इंटरेक्शन के बारे में, लेकिन बाई चांस अब आयन को हटाकर मैं मॉलिक्यूल ले आता हूं, तो अब हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूल के इंटरेक्शन पे। अब दो मॉलिक्यूल के इंटरेक्शन की जब मैं बात कर रहा हूं ना, तो कैटेगरी वही है। मॉलिक्यूल या तो पोलर हो सकता है या नॉन पोलर हो सकता है। तो दो मॉलिक्यूल, तो दोनों पोलर हो पहला केस, दोनों नॉन पोलर हो दूसरा केस, या एक पोलर और एक नॉन पोलर हो तीसरा केस। तो तीन केसेस पढ़ने यहां, पोलर पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल एंड पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो अभी ये जो इंटरेक्शन पढ़ा, ये आयन मॉलिक्यूल का था, और अब जो तीन इंटरेक्शन पढ़ेंगे ये मॉलिक्यूल के होंगे। मॉलिक्यूल के इंटरेक्शन को भी वीक फोर्स बोला जाता है, पर इनको एक स्पेशल नाम दिया गया है, और वो नाम है वैन डर वाल्स फोर्स। मतलब जब भी वैन डर वाल्स फोर्स की बात आए, मतलब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? आयन मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं या मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं? मॉलिक्यूल की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। आयन मॉलिक्यूल को वैन डर वाल्स नहीं बोलते, ये बिल्कुल क्लियर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या क्या कैटेगरी आ रही है ध्यान से देखिए। जब दोनों मॉलिक्यूल पोलर होंगे, तो पोलर मॉलिक्यूल का खुद का डाइपोल होगा, पोलर मॉलिक्यूल का खुद का डाइपोल होगा। तो ऐसे इंटरेक्शन को बोला जाएगा डाइपोल इंटरेक्शन। और ये जो डाइपोल इंटरेक्शन होगा, इसको एक और नाम दिया जाता है, क्या बोला जाता है बेटा? कीजोम फोर्स भी बोला जाता है। तो एग्जांपल, फिर से वही बात, रटना नहीं है, कोई भी पोलर के सामने पोलर आ जाए, डाइपोल इंटरेक्शन होगा। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड कैटेगरी में एक मॉलिक्यूल पोलर हो और एक मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो। तो बेटा पोलर का तो खुद का डाइपोल है, और उसके डाइपोल की वजह से सामने वाले में डाइपोल इंड्यूस हो जाएगा। तो इसे बोलेंगे डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन, ऑल्सो नोन एज बाय फोर्स। और फिर से वही बात, कोई भी पोलर और सामने कोई भी नॉन पोलर आ जाए, इसे बोला जाएगा डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन। लास्ट कैटेगरी जो आती है, वो आती है जब दोनों मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे? नॉन पोलर। अगर दोनों नॉन पोलर है बेटा, तो दिमाग में ऐसा आता है नॉन पोलर सुन के यहां आना चाहिए इंड्यूस्ड डाइपोल नहीं, यहां क्या लिखा गया है? इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। एक बात समझना, डाइपोल इंड्यूस होगा कैसे? देखो यहां ये नॉन पोलर था, सामने चार्ज वाला था जिसने इसमें डाइपोल इंड्यूस किया। यहां ये नॉन पोलर था, तो सामने चार्ज लेके बैठा था जिसने डाइपोल इंड्यूस किया। या ये भी नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर। तो एक्चुअल में यहां तो डाइपोल इंड्यूस होना ही सबसे पहली बात है कि डाइपोल इंड्यूस हुआ तो हुआ कैसे? जब कोई भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है ना, तो हमारे एनवायरनमेंट में बेटा हमेशा कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा होता है। आप जानते हैं हमारे नेचर, आप ईएम वेव्स के बारे में पढ़ चुके होते हैं, तो हमारे नेचर में हमारे आसपास बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की उनकी खुद की इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होती है, और फील्ड है मतलब फोर्स काम कर रहा है। तो आप देखिए ये नॉन पोलर देखने के लिए नॉन पोलर है, पर इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा होगा। अब बाई चांस एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है ये, और उसी के बाजू में एक नॉन पोलर है, अभी तक चार्ज है नहीं किसी पे, तो इंड्यूस कैसे हो समझिए। इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम करे, जैसे मैंने मान लो ये फोर्स लगाया, जैसे ही आपने फोर्स लगाया तो इसमें थोड़ी देर के लिए वाइब्रेशन आएगा। उस वाइब्रेशन की वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्टर्ब हो गई थोड़ी देर के, तो डिस्टर्ब होने से कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी होनी थी उससे ज्यादा हो जाएगी, और कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी होनी थी उससे कम हो जाएगी, जिसकी वजह से
उस छोटे से टाइम के लिए यहां पर एक डाइपोल डेवलप हो जाएगा, और वो जो डाइपोल छोटे से टाइम के लिए डेवलप हुआ है उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस डाइपोल। जैसे फिजिक्स में आप इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ते हैं, मतलब बहुत शॉर्ट टाइम के लिए ये डाइपोल डेवलप हुआ, और यही डाइपोल बाजू वाले में क्या कर देगा, इंड्यूस डाइपोल प्रोवाइड कर देगा। तो ऐसे इंटरेक्शन को क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल, या फिर इसे लंदन डिस्पर्शन फोर्स भी बोला जाता है। तो ये इसकी कैटेगरी है। अब इसमें कोई भी दो नॉन पोलर चीजें आ जाए, उनके बीच में ये इंटरेक्शन होगा, ध्यान सुनो, यहाँ लिखा है नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल नहीं है, हीलियम हीलियम, देखो ध्यान से, एटम है, पर अकेला एटम भी कभी आ जाए तो वो नॉन पोलर ही माना जाएगा। क्यों? क्योंकि जो डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस आएगा बेटे, वो तब आएगा जब एक एटम दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा, तब आएगा। लेकिन अगर अकेला ही एटम है, कोई है ही नहीं आसपास, तो किसके इलेक्ट्रॉन लेगा और किससे इलेक्ट्रॉन देगा, वो वाली कहानी है। इसमें कोई पोलैरिटी डेवलप नहीं होगी, और अगर पोलैरिटी डेवलप नहीं हुई है तो क्या माना जाएगा, नॉन पोलर। हाँ, मॉलिक्यूल नहीं बोल सकते, नॉन पोलर एटम बोल सकते, लेकिन रहेगा नॉन पोलर ही, ये कैटेगरी आती है। इतना नोट करें, इसके आगे डिस्कस करते हैं कुछ और पॉइंट्स के ऊपर। लिख लिया सबने? चले, अब आगे सुनेगा। कौन लिख रहा है, कितने लोग लिख रहे हैं? लिखो फटाफट, 2 मिनट में लिख लेना।
चलो बेटा ना, अब आगे डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं इसमें। तो जो नेक्स्ट डिस्कशन है उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। अभी आपके सामने मैंने यहाँ पर लिखा हुआ था वीक फोर्सेस के अंदर, पहला था आयन डाइपोल, दूसरा था आयन इंड्यूस डाइपोल। दोनों में स्ट्रेंथ की बात करी थी, आयन डाइपोल स्ट्रॉन्ग था, आयन इंड्यूस डाइपोल वीक था। अब हम लोग बात कर रहे हैं वंडरवॉल फोर्सेस में स्ट्रेंथ की। यहाँ पर पोलर 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 नॉन पोलर नॉन पोलर नॉन पोलर, इनमें अगर स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखना हो तो बेटा आपको समझ में आ जाना चाहिए। इनमें से सबसे पावरफुल कौन होगा? कीजो। उससे वीक कौन होगा? डिबाय। और उससे वीक कौन होगा? लंदन फोर्स। क्यों? क्योंकि ये परमानेंट परमानेंट का इंटरेक्शन है, ये परमानेंट और टेम्पररी का इंटरेक्शन, और वो टेम्पररी और टेम्पररी का इंटरेक्शन है। दूसरी बात, आपने एक और स्टेटमेंट बार बार सुन रखा होगा कि वंडरवॉल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास या फिर मॉलिक्यूलर वेट। अभी इसकी जरूरत पड़ेगी। अच्छा, एक और बात बताइए, ये तो हमने वीक फोर्सेस की बात करी, लेकिन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये पांचों वीक फोर्सेस का कंपैरिजन अगर मैं हाइड्रोजन बॉन्ड से करना चाहूं तो बताइए हाइड्रोजन बॉन्ड ऑर्डर में कहां जाएगा? सबसे आगे। ये गलत है, ये गलत है। हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, ये एक बहुत कॉमन सा मिसकॉन्सेप्शन है, और जो बच्चों के दिमाग में होता है कि सारे हाइड्रोजन बॉन्ड भी एक वीक फोर्स है, लेकिन बच्चों के दिमाग में ये होता है कि बाकी वीक फोर्सेस के कंपैरिजन में हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो क्या रहेगा? स्ट्रॉन्ग रहेगा, ऐसा सोचते बच्चे, पर ये गलत। जनरली ये बात सही है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड के टाइप याद करिए। हाइड्रोजन बॉन्ड भी तो इन्हीं का टाइप था बेटा। हाइड्रोजन बॉन्ड या तो आयन डाइपोल था या फिर डाइपोल डाइपोल था। अब आप मुझे बताइए, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड आयन डाइपोल टाइप का है तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग हो गया, लेकिन अगर हाइड्रोजन बॉन्ड डाइपोल डाइपोल का हुआ तो ये आयन डाइपोल वाइपोल के मुकाबले क्या हो जाएगा बेटा? वीक हो जाएगा। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि हाइड्रोजन बॉन्ड सारे वीक फोर्सेस में हमेशा स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता। वो डिपेंड करेगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड किस टाइप का। जैसे एक एग्जांपल की बात, एक क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरेक्शन इज स्ट्रॉन्गेस्ट, और उसमें पहला ऑप्शन आपको दिया Na प्लस एन H2O, ध्यान से देख ले, Na प्लस एन H2O। दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया HF एंड H2O। तीसरा ऑप्शन आपको दिया गया H2O एंड CH4। और चौथा ऑप्शन आपको दिया गया H2 एंड CH4। सपोज ये केस दिया। अब इनमें देखने में ऐसा लगेगा, अभी तो मैंने लिख के दिया, वहां डायग्राम बना के देखा, जैसे एच बॉन्ड बना देगा इन दोनों के बीच में। जैसे एच बॉन्ड दिखेगा ना, दिमाग में बच्चे क्या चलेगी कि एच बॉन्ड दे रखा, और एच बॉन्ड बच्चे क्या सोचते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। नहीं, ये वाला इंटरेक्शन कौन सा है बेटा? आयन डाइपोल। ये कौन सा है? डाइपोल डाइपोल। ये कौन सा है? डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। और ये कौन सा है? इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड है, लेकिन अभी हाइड्रोजन बॉन्ड इसके कंपैरिजन में तो वीक होगा, और इसीलिए अभी स्ट्रॉन्गेस्ट कौन हो गया? वन। लेकिन बाय चांस हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसा वाला दिया होता, आयन डाइपोल लास्ट क्लास में होता है KHF2, वो होता F माइनस और HF होता, उस केस में हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग हो जाता। तो डिपेंड करेगा हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, वो डिपेंड करता है कि कौन से टाइप का हाइड्रोजन बॉन्ड है। अगर इस टाइप का हाइड्रोजन बॉन्ड है तो वो जरूरी नहीं कि सबसे स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन अगर इस टाइप का हाइड्रोजन बॉन्ड है तो ऑब्वियसली वो स्ट्रॉन्गेस्ट होगा वीक फोर्सेस की कैटेगरी के अंदर। अच्छा, एक और बात बताइए, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड है, ध्यान सुनो, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड है तो मैंने बोला हाइड्रोजन बॉन्ड का सारे वीक फोर्सेस से हमेशा स्ट्रॉन्ग होगा क्या? नहीं, वो डिपेंड करेगा। लेकिन अगर हाइड्रोजन बॉन्ड को सिर्फ वंडरवॉल से कंपेयर करूं तो हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड या तो ये होगा तो भी इन तीनों से स्ट्रॉन्ग ही रहेगा, और हाइड्रोजन बॉन्ड अगर ये है, यही तो कैटेगरी है, तो इनमें से भी तो ये स्ट्रॉन्ग ही होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड सारे वीक फोर्सेस से स्ट्रॉन्ग हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड वंडरवॉल से स्ट्रॉन्ग होगा क्या? यस, ये बात सही है। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए अपने को। एक क्वेश्चन इसके ऊपर बोल दे रहा हूं, लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरेक्शन इज स्ट्रॉन्गेस्ट? Which of the following interaction is strongest? Which of the following interaction is strongest? ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, यहाँ मेंशन भी कर लेना है ना। हाइड्रोजन बॉन्ड है लेकिन ये वीक है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड कौन सा है? डाइपोल डाइपोल। और यहाँ पर ऊपर कौन सा दे रखा? आयन डाइपोल दे रखा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्योंकि डाइपोल डाइपोल है तो उससे स्ट्रॉन्ग कौन होगा? आयन डाइपोल। तो डिपेंड करता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। चलो बेटा,
अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग अगली कैटेगरी की तरफ, और अगला जो कैटेगरी हमें पढ़ना वो पढ़ना है बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। ध्यान सुनना, बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर मैं बात कर रहा हूं, बॉइलिंग पॉइंट में क्या समझना है हमें वो बात करेंगे। बॉइलिंग पॉइंट में अलग अलग तरह के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, पहली बात ये समझना जरूरी है। और तीन प्रॉपर्टी है ना, क्योंकि अब उनके ऊपर भी बात होने वाली आगे ब्लॉक जब पढ़ेंगे, तीन प्रॉपर्टी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी, इनका कोई सरपैर नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू बेस्ड प्रॉपर्टी है, ये लैटिस स्ट्रक्चर पे डिपेंड करने वाली प्रॉपर्टी, मतलब इनका कोई डेफिनेट ऑर्डर नहीं है कि ये फैक्टर लगाओगे तो मिल जाएगा सही ऑर्डर और ये फैक्टर लगाओगे तो गलत ऑर्डर मिल जाएगा। इसमें सारी बातें किसके ऊपर होती है? वैल्यू बेस्ड होती है। लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो हमें सॉल्व तो करना पड़ेगा, तो हमें सॉल्व किस तरीके से करना है उसके लिए कुछ फैक्टर्स आपको बताए जा रहे हैं, इन फैक्टर्स को आपको अप्लाई करना है। ये जो फैक्टर्स बताए जाएंगे इसके ढेर सारे लाखों करोड़ों एक्सेप्शन हो सकते हैं, लेकिन वो एक्सेप्शन आपसे पूछे नहीं जाएंगे एग्जाम में, इसलिए आप बेफिक्र होकर इनको लगा के आए, क्योंकि फालतू चीजें पढ़ना है तो उसका कोई एंड नहीं है, आप पढ़ते रहिए, लेकिन वो अननेसेसरी चीजें हैं। तो इसके एक्सेप्शन में फिर से बोल रहा हूं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी के तमाम एक्सेप्शन हो सकते हैं, लेकिन आपको जो बताया जा रहा है आप आंख बंद करके एग्जाम में उसको लगा के आइए। यहाँ के पेपर की मेरी गारंटी नहीं है, वहां की मैं गारंटी ले सकता हूँ कि वहां इसके बाद नहीं आएगा, ना कभी आया है ना कभी आएगा, क्योंकि हम वो मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं जो केसेस आपको दे रहे हैं। अब आइए बॉइलिंग पॉइंट पे आए, तो बॉइलिंग पॉइंट में करना क्या? पहली बात, बॉइलिंग पॉइंट कैसी प्रॉपर्टी? इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी है, बल्क प्रॉपर्टी, बल्क। और अभी हमने थोड़ी देर पहले बल्क प्रॉपर्टीज के बारे में बात करा था, तो बल्क प्रॉपर्टी मतलब मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के इंटरेक्शन पे डिपेंड करने वाली प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? बल्क प्रॉपर्टी। अब बताइए दो मॉलिक्यूल के बीच में क्या क्या इंटरेक्शन हो सकता है? दो मॉलिक्यूल के बीच में या तो हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है, और अगर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है तो वंडरवॉल तो होगा ही होगा। तो अब अगर हम लोग बल्क प्रॉपर्टी की बात करें तो हमें पहले मॉलिक्यूल को ये देखना पड़ेगा कि वो जो मॉलिक्यूल या जो लिक्विड आपको दिया, बॉइल कराना है मतलब लिक्विड दिया हुआ, उसका आप पेपर बना रहे होंगे, बॉइल करने का मतलब यही होता है। तो जो लिक्विड आपको दिया है उसमें या तो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, और अगर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा तो वंडरवॉल होगा। क्या हाइड्रोजन बॉन्ड हर जगह हो सकता है? क्या नहीं, हाइड्रोजन बॉन्ड तो कंडीशन डिपेंडेंट है, तो आप वो कंडीशन चेक कर लेंगे, अगर वो है तो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, नहीं होगा तो वंडरवॉल तो होना ही। अब सुनिए क्या कैटेगरी बनती है, मैं पहले टाइप बता रहा हूं आपको, लिखने की जरूरत नहीं, अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बस ये समझा दे रहा हूं कि क्या क्या पॉसिबिलिटी आएंगी आपके साथ। मान लो ये हमने लिक्विड लिया ए और ये हमने लिक्विड लिया बी, प्योर लिक्विड है, तो इस लिक्विड और लिक्विड के पार्टिकल के बीच में या तो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा या वंडरवॉल फोर्स होगा। पहला केस क्या बन सकता है कि यहां भी हाइड्रोजन बॉन्ड हो और यहां भी हाइड्रोजन बॉन्ड हो, ऐसा भी तो आ सकता है। तो अगर दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड है, मैं कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड की बात कर रहा हूं? इंटर, इंट्रा की बात नहीं होती, क्योंकि इंट्रा होना ना होना बराबर है बल्क प्रॉपर्टी है ना, वो नो हाइड्रोजन बॉन्ड जैसे ही माना जाएगा। अभी अगर हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों में है तो क्या दोनों का बॉइलिंग पॉइंट बराबर कर देंगे? क्या नहीं, दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड है, लेकिन आपको चेक करना पड़ेगा एक्सटेंट। पहले क्या चेक करोगे? एक्सटेंट, फिर स्ट्रेंथ। पहले एक्सटेंट, एक्सटेंट का मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। मान लो ये मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, एक मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है या 3 बनाता है, और यहाँ एक मॉलिक्यूल एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, तो इसको बॉइल करना मुश्किल होगा, क्योंकि इसके लिक्विड को वेपराइज कराने के लिए 3 हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, और इसके लिए एक ही तोड़ना पड़ेगा, भले ही कितना भी स्ट्रॉन्ग होगा, 3 तोड़ने या एक तोड़ना है, वैसी बात। तो पहले आप एक्सटेंट देखोगे, लेकिन अगर एक्सटेंट भी बराबर हो जाए फिर आएंगे स्ट्रेंथ पे। तो एक्सटेंट और स्ट्रेंथ में प्रायोरिटी किसको देनी? एक्सटेंट को। पहले नंबर देखेंगे फिर स्ट्रेंथ पे जाएंगे। अब मान लो दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड है, एक का एक्सटेंट ज्यादा है, एक का एक्सटेंट कम है, तो जिसका एक्सटेंट ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। मान लो दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड है, दोनों का एक्सटेंट भी बराबर है और एक का स्ट्रेंथ ज्यादा है, एक का स्ट्रेंथ कम, तो जिसका स्ट्रेंथ ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। सेकंड कैटेगरी क्या बनती है? एक में हाइड्रोजन बॉन्ड हो और दूसरे में हाइड्रोजन बॉन्ड ना हो। तो जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं उसमें एक तो होगा ही होगा, क्या होगा? वंडरवॉल, यही होगा। हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है तो फिर ये होगा, पक्की बात। अब बताइए हाइड्रोजन बॉन्ड और वंडरवॉल में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड वालों का, है ना। पर यह बात हमेशा ट्रू है ये जरूरी नहीं है, ये बिल्कुल क्लियर रखिएगा दिमाग में। आपको आपके सिलेबस में जब बॉइलिंग पॉइंट के कंपैरिजन का क्वेश्चन, हमने जो बोला था आपको लाखों करोड़ों एक्सेप्शन हो सकता है, समझिए आपको जब एग्जाम में बॉइलिंग पॉइंट के कंपैरिजन का क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसे मॉलिक्यूल दिए जाते हैं जिनके मास लगभग बराबर होते, लगभग बराबर होते, ऐसे ही देता है। ऐसा नहीं, अगर ऐसा कर दिया जैसे जब लगभग मास बराबर होगा ना, ये बात वैलिड है। लेकिन कभी ऐसा हुआ कि हाइड्रोजन बॉन्ड वाला जो मॉलिक्यूल है उसका मास 30 है और जो वंडरवॉल वाला मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन बॉन्ड की हवा निकल जाएगी,
कुछ नहीं कर पाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि ये भी वीक है, ये भी वीक ही है, और इसका मास इतना डोमिनेट कर जाएगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड कुछ नहीं कर पाएगा यहां पर। तो ध्यान रखना, हाइड्रोजन बॉन्ड और वंडरवॉल में से हाइड्रोजन बॉन्ड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, लेकिन ये जनरल बात है बेटा, ये हमेशा वैलिड होगी, जरूरी नहीं। और पर आपके लिए खुशकिस्मती ये है कि एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन देता नहीं है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन ही ऐसे देता है जिनके मास लगभग लगभग क्या होते हैं, कंपेरेबल, और उसमें ये बात बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा। लेकिन जो मैंने बताया है ये काम आएगा आगे जाके, अभी एक जगह पर, इसीलिए ये बताया आपको। आगे सुनिए, मान लो यहां भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, तीसरा केस में चलते हैं, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड ये तो वंडरवॉल होगा, और दूसरे वाले में भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है तो वंडरवॉल होगा। अब दोनों में वंडरवॉल हो गया, अब दोनों में वंडरवॉल है तो फिर क्या चेक करेंगे, पहले चेक करेंगे ये, क्योंकि वंडरवॉल भी तीन टाइप के होते हैं। तो वंडरवॉल या तो कीजोम होगा, या डिबाई होगा, या डिस्पर्शन होगा। डिबाई नहीं आएगा, डिबाई आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? इसके लिए एक पोलर और एक, आपने तो प्योर लिक्विड लिया है, तो अगर ये पोलर है तो ये भी पोलर होगा, और अगर ये नॉन पोलर है तो ये भी नॉन पोलर होगा। ऐसा थोड़ी हो सकता कि एक पोलर हो और एक नॉन पोलर हो, पॉसिबल नहीं। इसलिए यहाँ डिबाई नहीं आएगा, यहाँ या तो कीजोम आएगा या लंदन फोर्स आएगा। और बताइए, अगर एक कीजोम में एक लंदन है तो कौन ज्यादा हो जाएगा? कीजोम। पर बाई चांस वंडरवॉल वंडरवॉल हो, इसमें भी कीजोम आ गया, इसमें भी कीजोम आ गया, या इसमें भी लंदन आ गया, इसमें भी लंदन आ गया, तो अब आप देखोगे मास, जिसका मास ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। ये केसेस बनेंगे यहाँ पर, और इन्हीं केसेस पे हम वन बाय वन डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन फिर से बोल रहा हूं, इसके लाखों करोड़ों एक्सेप्शन हो सकते हैं, पर आपके सिलेबस में उस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, तो इसीलिए परेशान होने की अननेसेसरी जरूरत नहीं है। जो बताया जा रहा है उसको सॉल्व करते जाइए, आराम से आंसर निकालते जाइए। आइए डिस्कशन करते हैं इसके ऊपर। पहला केस हम लोग ले रहे हैं जो बॉइलिंग पॉइंट का, उसमें फर्स्ट एग्जांपल आपको दिया गया, सपोज HCl, और एक अगला एग्जांपल दिया Cl2, बोला बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करना। ध्यान सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा। आपको बॉइलिंग पॉइंट बोला, मतलब ये बल्क प्रॉपर्टी। अब आपके दिमाग में इतनी ही बात चलनी चाहिए कि हमने HCl से भरा हुआ बीकर ले रखा है, और हमने Cl2 से भरा हुआ बीकर ले रखा है, और ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट की बात चल रही है। तो एक बीकर में HCl भरा है, एक बीकर में Cl2 भरा है। ये बल्क प्रॉपर्टी है, तो HCl के इंटरेक्शन पे डिपेंड करेगा, और Cl2 के इंटरेक्शन पे डिपेंड करेगा। बताइए यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या नहीं है? नहीं है। क्या यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या नहीं है? नहीं है। पहली बात, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं तो इसमें भी वंडरवॉल होगा, इसमें भी वंडरवॉल होगा, पर वंडरवॉल तो या तो कीजोम होगा, या डिबाई होगा, या लंदन फोर्स होगा। बताइए पोलर है या नॉन पोलर? पोलर। तो अगला HCl भी पोलर। पोलर पोलर का इंटरेक्शन क्या होगा? कीजोम। और ये पोलर या नॉन पोलर? नॉन पोलर। तो अगला Cl2 भी नॉन पोलर। नॉन पोलर का इंडक्शन लंदन फोर्स या डिस्पर्शन फोर्स बोल रहे हैं। और आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए कि दोनों में से पावरफुल इंटरेक्शन ये वाला है, तो इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसका हो जाएगा? HCl का ज्यादा हो जाएगा Cl2 से। आगे बात करता हूं, सेकंड एग्जांपल इसी पैटर्न का लेते हैं, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन भी है। ICl और Br2, ध्यान सुनना, इंटर हेलोजन कंपाउंड है ना, इसके बारे में इंटर हेलोजन कंपाउंड में लिखा हुआ है, तो इसी पे एग्जाम में क्वेश्चन आ भी चुका है। ICl और Br2, बताइए, ये पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग चेक करें। एक बीकर भरा हुआ ICl से, एक बीकर भरा Br2 से। ICl में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो ही नहीं सकती, यहां भी नहीं हो सकती। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो वंडरवॉल होगा, वंडरवॉल होगा बेटा। ये पोलर तो अगला ICl भी पोलर, ये नॉन पोलर तो अगला Br2 भी नॉन पोलर। बेटा पोलर पोलर का इंटरेक्शन कैसा होगा? कीजो। और नॉन पोलर का डिस्पर्शन या फिर लंदन फोर्स बता सकते हैं कि दोनों में से स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन कौन सा होगा? ICl वाला या कीजोम वाला, और इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या मिलेगा? ज्यादा, और उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या मिलेगा? कम। तीसरी कैटेगरी पे आइए, H2D2T2 दिया आपको, या फिर दिया N2P4 एसिड सपोज, या फिर दिया CH4 SiH4 GeH4 SnH4 PbH4। ध्यान सुनना, इसका नाम बताओ क्या होता है? अच्छा, इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ क्या होता है? बताओ, अरे बताओ। नहीं होगा, क्यों? ड्रैगो। अब घोचुओ, sp3 है वो, काय का ड्रैगो? ड्रैगो के लिए सेंट्रल एटम पे लोन पेयर होना चाहिए। यहाँ काय का लोन पेयर है सेंट्रल एटम पे? ये sp3 है, सारे sp3 है ये। नाम बताओ इसका।
अब एग्जाम में तुमको लिख के देगा कि SnH4 का हाइब्रिडाइजेशन निकालो, तब तो तुम निकाल लोगे sp3। और अगर लिख के नहीं दिया, वैसा बोल दे कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मीथेन विल बी, ये नहीं दिया, मीथेन लिख दे तो निकाल लोगे। इसका नाम दे दिया तो क्या कर लोगे बेटा? आता हुआ क्वेश्चन भी नहीं होगा तुमसे। समझो इन बातों को, नाम भी ध्यान रखने पड़ेंगे कई जगह पर, है ना। और ये इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। इसका नाम तो जानते ही हो, मीथेन। इसको बोलते हैं सिलेन, इसको बोलते हैं जर्मेन, इसको बोलते हैं स्टैनिन, हाँ, और इसको बोलते हैं प्लम्बेन। अब एग्जाम में लिखा हुआ था स्टेनिन का हाइब्रिडाइजेशन निकाल दो, घर पे आके पता चलता वो सिली मिस्टेक हो गया। अब आता ही नहीं है, सिली मिस्टेक क्या हो गई? दिलासा मत दिया करो खुद को, दिलासा देना सबसे बेकार आदत है। और सिली मिस्टेक हो गया, अबे ये पूछा था, ये तो आता था मुझे। अब आता कहाँ था तुम्हें? तुम्हें आता होता तो कर नहीं आता। समझो इस बात को। तो नाम याद रखना, ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ना, इनके नाम याद रखें। चलिए अब इसमें अगर हम लोग बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करें तो ये लिखा H2He, और एक और केस इसमें लिख देता हूं O2 और एसिड। चलो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बोला आपको। बॉइलिंग पॉइंट के लिए सबसे पहले क्या देखोगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मैंने वो एग्जांपल लिया अभी तक जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, इनमें से किसी में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती। हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो बेटा H2 के बीकर में H2 के बीच में जो इंटरेक्शन होगा, वंडरवॉल 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 वंडरवॉल, सारे वंडरवॉल है। वंडरवॉल है तो कीजोन डिवाइड या लंदन फोर्स में से होगा, बताइए पोलर या नॉन पोलर? नॉन। तो इसका इंटरेक्शन H2 का इंटरेक्शन बीकर के अंदर चल रहा है, नॉन पोलर 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 नॉन पोलर, सारे लंदन फोर्स है, सारे लंदन फोर्स है। अगर सारे लंदन फोर्स है, अगर मान लो एक कीजोम होता है, एक लंदन होता, तो मैं कीजोम को आगे रख देता हूं। लेकिन अगर सारे लंदन फोर्स है तो आपको मास से चेक करना पड़ेगा। बताइए H2D2 में मास किसका ज्यादा? T2 का। N2P4 एसिड में एसिड का। ये सारे एक ही ग्रुप में डाउन द ग्रुप जा रहे हो, मास बढ़ते जा रहा है। H2He में मास किसका ज्यादा? He का। लेकिन इसका ऑर्डर उल्टा मिलता है, ध्यान सुनना भी, इसके ऊपर बात करते हैं थोड़ी देर के बाद। O2 एसिड जिसका मास ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। तो ये जो एग्जांपल अभी आपके सामने लिखे हैं ये किस तरीके से सॉल्व हो रहे हैं? वंडरवॉल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, और जिसका मास ज्यादा वंडरवॉल फोर्स ज्यादा, वंडरवॉल फोर्स ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। ध्यान सुनो, ये सब तो हो गए। H2He की बात कर रहा हूं, ध्यान सुनना, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। मास इसका ज्यादा है लेकिन बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा है। सीधी सीधी एक लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी में, फैक्ट है, ग्रुप 18 पढ़ेंगे वहां मिलेगा कि हीलियम हैज लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट अमंगस्ट ऑल द नोन सब्सटेंसेस। दुनिया के जितने कंपाउंड, जितने एलिमेंट, जितने एटम, जितने भी सब्सटेंस आज तक मिले हैं, उनमें से सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट अगर किसी चीज का है तो वो कौन है? हीलियम। मतलब हीलियम का यहां नहीं, हीलियम का किसी से भी कंपैरिजन दे दे, आपको ये पता होना चाहिए कि हीलियम का बॉइलिंग पॉइंट क्या आएगा बेटा? मिनिमम ही आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसको आप कहीं पर ये पॉइंट लिख लेना, कॉपी के अंदर राइट साइड में लिख लेना ना, ये जहां पर इसका नंबर आएगा वहां लिख लेना, हीलियम लिखेगा। हीलियम हैज द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, helium has the lowest boiling point amongst all the known substances. Helium has the lowest boiling point amongst all the known substances. Helium has lowest boiling point amongst all the known substances. चलिए एक और बात सुने, ये जो सेवेंथ वाला पॉइंट है, ध्यान सुनना, सेवेंथ वाला जो पॉइंट है O2 एसिड, इसके बारे में भी एनसीईआरटी में कुछ लिखा हुआ है, ध्यान सुनेगा। बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऑर्डर जो होना चाहिए था वही है, पर इसका रीजन हमने यहां क्या लिखा है? मॉलिक्यूलर मास। एनसीईआरटी लिखता है, ग्रुप 16 जब पढ़ेंगे एनसीईआरटी में, वहां दिया हुआ है कि द डिफरेंस, ध्यान सुनना, द डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ O2 एंड S8 इज मैक्सिमम। मतलब अपने ग्रुप की बात कर रहा है, ग्रुप 16 में इसका और इसके बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस होता है मैक्सिमम होता है, या ऐसा बोल दो कि डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। उसका रीजन क्या लिखा जाएगा? मास तो दिख रहा है आपको, लेकिन उसका रीजन एनसीईआरटी लिखता है एटॉमिसिटी। क्या लिखता है? एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी का मतलब क्या? 9th क्लास में पढ़ते हो। एटॉमिसिटी मतलब नंबर ऑफ एटम। इसमें कितने एटम है? 2। इसमें कितने एटम है? 8। और इसीलिए इसका एटॉमिसिटी बहुत ज्यादा है, इसीलिए यहां से यहां जाने पर एटम में डिफरेंस बहुत ज्यादा आ गए हैं, इसका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस भी मैक्सिमम होगा। बात वही है, एटॉमिसिटी से क्या निकल के आएगा? मास ही निकल के आएगा कि इनका मास का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, लेकिन इसका मास 32 है, 256 है, बहुत ज्यादा गैप है। लेकिन हाँ,
एनसीईआरटी में मास नहीं लिखा है, लिखा है एटॉमिसिटी। तो बाय चांस कभी एग्जाम में लिख के आ जाए कि O2 एंड एसिड का बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस ज्यादा क्यों होता है, ड्यू टू एटॉमिसिटी, तो कंफ्यूज मत हो जाना कि बॉइलिंग पॉइंट में एटॉमिसिटी कहां से आ गया। एनसीईआरटी ने इसके लिए रीजन मास नहीं लिखा है, एटॉमिसिटी लिखा है, और एटॉमिसिटी बढ़ेगा तो ऑब्वियसली मास भी बढ़ेगा। अल्टीमेटली बात मास की ही है, लेकिन एटॉमिसिटी लिखा है। स्टेटमेंट बोल दे रहा हूं, लिख लेना कहीं पर भी इसका आजू बाजू। द डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, the difference of boiling point between O2 and S8 is very high. The difference of boiling point between O2 and S8 is very high due to their atomicities, due to their atomicities, due to their atomicities. चलिए इसको नोट करें जब तक आगे केसेस लिखता हूं मैं। चलो बेटा ना, अब आगे डिस्कशन कर रहे हैं। ये जो 7 केसेस थे, इसके बाद अब 3 और केसेस आपके सामने लिखे जा रहे हैं, और ये जो तीनों केसेस आपके सामने लिखे जा रहे हैं बेटा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग पीरियोडिक टेबल से, है ना, ग्रुप 15, 16, 17 के हाइड्राइड्स के बारे में पढ़ते हुए आ रहे हैं। इन्हीं के बारे में आपने एसिडिक बेसिक कैरेक्टर के ऑर्डर पढ़े थे, इन्हीं में से आपने कुछ के बारे में ड्रैगो रूल भी पढ़ा था। ये बात समझ में आना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बेटा, ये अभी नहीं, आखिरी तक पीछा नहीं छोड़ेंगे आपका, है ना। जब तक आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे ये कंपाउंड आपको बार बार दिखेंगे, इन्हीं के क्वेश्चन बार बार पूछे जाएंगे आपसे। अब आइए इस पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बॉइलिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट आता है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। आप ग्रुप 15, 16, 17 जब उठाएंगे, वहां पर रिएक्शन विद हाइड्रोजन दे रखा है, उसमें इनके टेबल बने हुए हैं, वहां पर इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट दोनों का ऑर्डर दे रखा है। अभी हम सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट में पी ब्लॉक के टाइम पे आपको बताऊंगा। आइए डिस्कशन करते हैं इसके बारे में। ग्रुप 17, ग्रुप 16 और ग्रुप 15। अभी हम लोगों ने क्या देखा कि बेटा HF, HCl, HBr, HI, आपको बोला बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करना है। HF से भरा हुआ बीकर है, HCl से भरा हुआ बीकर है, HBr और HI से भरा हुआ बीकर है।
पहली बात, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल का जो इंटरेक्शन है वो पहचाने तो हमें पता है एचएफ में क्या बनेगा बेटा, एच बॉन्ड, और बाकियों में क्या बनेगा बेटा, वंडरवॉल फोर्स। अच्छा, इसका वंडरवॉल फोर्स अगर ये पोलर है तो ये भी पोलर होगा, ये भी पोलर होगा, मतलब ये कीजोम है तो ये भी कीजोम होंगे, सारी कंडीशन एक जैसी होगी क्योंकि सेम ग्रुप है। अब आइए, हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड अलग कर दिया, बाकी इनमें किसी में भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं दिखेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा, तो ये भी पोलर है, ये भी पोलर है बेटे, और ये भी पोलर है, एक लोन पेयर वाले पोलर है, तो इन सब में कीजोम फोर्स है और उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड। दूसरी बात, हाइड्रोजन बॉन्ड को रखिए साइड में, पहले इनकी बात करते हैं, वंडरवॉल फोर्स। इसमें भी वंडरवॉल, इसमें भी वंडरवॉल, इसमें भी वंडरवॉल, सब में कीजोम है अगर, तो फिर आप क्या देखेंगे, मास, जिसका मास ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, तो बेटा HCl से ज्यादा मास HBr का, HBr से ज्यादा मास HI का, तो मास के हिसाब से ये ऑर्डर बन गया। और जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है वो जनरली वंडरवॉल फोर्स के आगे ही जाएगा, और इसीलिए HF का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अपने ग्रुप में क्या मिलेगा, सबसे ज्यादा। सेम कहानी यहां पर है, H2S H2Se H2Te, मास से जब आप सॉल्व करोगे तो बेटा मास बढ़ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, और H2O ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहां चला गया बेटा, मैक्सिमम पे चला गया ग्रुप पे। यहां पर भी जब हम इस बात को लगाते हैं, NH3 को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, PS3 AS3 SB3 BIS3, इनका ऑर्डर तो इंक्रीजिंग होना चाहिए, मास के हिसाब से वही हो रहा है, PS3 AS3 SB3 BIS3, पर बाकियों की तरह हाइड्रोजन बॉन्ड वाले को कहां जाना चाहिए था ऑर्डर में, मैक्सिमम पे, लेकिन यहां हाइड्रोजन बॉन्ड वाला कहां आ रहा है, बीच। अब ध्यान सुनना, इसका कारण क्या है, कारण वही है जो मैंने बोला था कि अगर एक का हाइड्रोजन बॉन्ड का मास बहुत कम हो और सामने वाले का हाइड्रोजन बॉन्ड का मास बहुत ज्यादा हो, तो हाइड्रोजन बॉन्ड की हवा निकल जाएगी बेटा, ऐसा ध्यान रखना। एक बात सुनिए, क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट जो कि मिनिमम पे होना चाहिए था, बढ़ा या नहीं बढ़ा, बढ़ा, आगे तो आया ही ऑर्डर में, पर ये मैक्सिमम पे नहीं पहुंच पाया, बड़ा है लेकिन मैक्सिमम नहीं पहुंच पाया क्योंकि इनका मास डोमिनेट करता है। या फिर इसका एक और रीजन आप समझ सकते हैं, मैंने बोलता हाइड्रोजन बॉन्ड अगर कहीं पर होता है तो पहले आपको क्या देखना होता है, एक्सटेंट, फिर क्या देखना होता है, स्ट्रेंथ। इनको आपस में कंपेयर कर रहा हूं, हाइड्रोजन बॉन्ड वालों को, ध्यान सुनो। H2O सबसे ज्यादा पे क्यों आए, क्योंकि 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ये बनाता है 2, ये भी बनाता है 2, तो जो ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा वो कहां जाएगा ऑर्डर में, आगे, क्योंकि एक्सटेंट डोमिनेट कर रहा है, इसकी ये एक्सटेंट की वजह से बाहर चला गया, आगे चला गया, इसके और इसके हाइड्रोजन बॉन्ड बराबर है, लेकिन HF का हाइड्रोजन बॉन्ड पावरफुल बनेगा, बहुत पावरफुल बनता है बेटा ये हाइड्रोजन बॉन्ड, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड होता है HF का, तो ये स्ट्रेंथ की वजह से आगे आ गया, इसमें एक्सटेंट भी कम है और इसमें स्ट्रेंथ भी कम है, इसलिए अपने ग्रुप में मैक्सिमम नहीं आ पाया। दूसरी बात, इसका मास जो है ना, यहाँ इनके मास बहुत ज्यादा डोमिनेट कर जाते हैं बेटा, और इसलिए आगे होता है और ये पीछे होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है NH3। अब इसमें एक दिक्कत और आती है बच्चों से, रट के बैठे रहते हैं कि NH3 कहां रखना है, सेकंड लास्ट में, रट के रखते हैं कि NH3 कहां आएगा, सेकंड लास्ट में तब आएगा जब SbH3 तक दिया होगा, बहुतों के दिमाग में आ भी गया वो, जिन्होंने पढ़ रखा होगा यहाँ तक। अभी मैंने यहाँ क्या लिया है, BiH3, इसलिए जानबूझ के लिया, SbH3 तक दिया तब तक तो सेकंड लास्ट में आ रहा है, तो आपको पता ही होना चाहिए कि कहां आता है। तो ये बात समझ में आ गई आपको, ऐसे मत रट लेना कि बीच में आ रहा है कि सेकंड लास्ट पे आ रहा है कि थर्ड लास्ट पे आ रहा है, कुछ भी नहीं, वो डिपेंड करेगा, ये दोनों नहीं दिए तो यहाँ आ जाएगा, ये दे दिया तो वहां आ जाएगा, ये दे दिया तो कहाँ आ जाएगा, तो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कहाँ आएगा। ये बात बिल्कुल क्लियर रखिएगा दिमाग में ना, इसमें कंफ्यूज मत होना, वरना ऑर्डर की ऐसी तैसी हो जाएगी। यहां पर ध्यान देंगे, अब अगले केस के ऊपर बात कर रहे हैं हम लोग। अगला 11th वाला केस आपके सामने लिया, अभी NH3H2HF, जिनके ऊपर अभी वहां पर हमने बात करी, उन्हीं का एज बॉन्डिंग का, मतलब उन्हीं का बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बना। इनके बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में समझिएगा ध्यान से। पहली बात आपको क्या देखना है, एज बॉन्डिंग देखना बेटा, NH3 भी एज बॉन्डिंग करता है, H2O भी करता है, HF भी करता है। जब सब में एज बॉन्डिंग है तो पहले आप क्या देखोगे, एक्सटेंट, 4 2 और 2, जिसका एक्सटेंट ऑफ एज बॉन्डिंग ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, जिनका एक्सटेंट बराबर उसमें स्ट्रेंथ देखते हैं।
तो ये ऑर्डर बन के आता है इनके बॉइलिंग पॉइंट को लेकर। सिमिलरली अगर आपको दिया H2 और H2O2 और बोला बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करिए, क्या दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है या नहीं होता है? होता है। पहले क्या देखोगे? एक्सटेंट, और एक्सटेंट आपको पता होना चाहिए, ऑर्डर बना चुके हैं। H2O2 का एक्सटेंट क्या होता है? ज्यादा, और जिसका एक्सटेंट ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। इसी तरीके से आपको दिया H2O और D2O, ध्यान से देखिए बॉइलिंग पॉइंट। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्या H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है? यस। D2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी या नहीं? D2O में होगी, वो भी वाटर ही है बेटा। ये नॉर्मल वाटर, वो हैवी वाटर, सारी कहानी वाटर जैसी उसकी, ठीक है। तो उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसमें जितना एक्सटेंट है उसमें भी उतना ही एक्सटेंट है, इसमें जितना स्ट्रेंथ है इसमें भी उतना ही स्ट्रेंथ होगा। क्या सोचो, होगा क्या? नहीं कि होगा? होगा। अच्छा, उतना ही स्ट्रेंथ है, फिर क्या देखेंगे? मास, और मास देखोगे तो किसका मास ज्यादा है? D2O का। तो आपको मास के हिसाब से ऑर्डर तो मिल गया D2O, लेकिन रीजन गलत। रीजन है स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। D2O का स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, मास तक कहानी जाएगी नहीं, ध्यान रखना। आपने ऑर्डर बना दिया, मास से ऑर्डर बना लोगे कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर रीजन पूछ लिया एग्जाम में तो मास पसर जाएगा बेटा वहां पर, ठीक है। D2O में आइसोटोपिक इफेक्ट की वजह से इसका जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है वो स्ट्रॉन्ग बनता है एज कंपेयर टू H2O, है ना। स्ट्रॉन्गर H बॉन्ड ड्यू टू आइसोटोपिक इफेक्ट। चलिए अगला एग्जांपल यहां पर देख लेते हैं। अगले एग्जांपल में सपोज आपको दिया गया वाटर ले लेते हैं, अल्कोहल ले लेते हैं, ईथर ले लेते हैं, और आपको बोला इसमें बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करना। देखिए वाटर, अल्कोहल और ईथर की अगर हम लोग बात करें तो H बॉन्डिंग के रिस्पेक्ट में मैं इसमें बात कर रहा हूं। वाटर को अगर आप देखेंगे तो ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, अल्कोहल में ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बन के आ जाएगा, और ईथर में डाइमेथाइल ईथर लिया हम लोगों ने, CH3O CH3 का ऑर्डर ये बन के आ जाएगा। देखिए ध्यान से, इसमें आपसे बोला बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बनाना। बेटा बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर किसके ऊपर डिपेंड करेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक बार बताइए, क्या यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी है या नहीं है? मैं एक्टिव हाइड्रोजन की बात करूं सिर्फ, है ना। क्या यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी? यस। वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी नहीं है, नहीं है, क्योंकि मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल की बात हो रही होगी, है ना, ध्यान रखना। तो आपको समझ में आना चाहिए यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कितने एक्टिव हाइड्रोजन है? 2। यहाँ पर 1, और यहाँ पर एक्टिव हाइड्रोजन 0। जितने ज्यादा एक्टिव हाइड्रोजन होंगे उतने ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, और जितने ज्यादा हाइड्रो, क्योंकि एक्सटेंट देखना होता है, तो जितने ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? उतना ही ज्यादा। तो यहां पर ध्यान रखना, मास से सॉल्व मत कर देना, क्योंकि अगर H बॉन्डिंग हो रही है तो पहले आपको क्या देखना होता है बेटा? एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखना होता है। एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में से वाटर, अल्कोहल और ईथर में से वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या देखा जाता है? ज्यादा। इसी तरीके का एक और एग्जाम्पल आता है जो कि आपको एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन, इनके बारे में। तो अगर हम लोग बात करें यहां पर तो ये RNH2 बन गया बेटे। इसी तरीके की अगर हम लोग बात करें सेकेंडरी अमाइन तो R2NH बन गया, और प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमाइन की बात करें तो R3N बन गया। ध्यान सुनिए, यहां पर इस वाले केस में क्या एक्टिव हाइड्रोजन है या नहीं है बेटा? है। यहाँ पर एक्टिव हाइड्रोजन एक है, एक्टिव हाइड्रोजन कम है। जिसके पास एक्टिव हाइड्रोजन ज्यादा होंगे वो ज्यादा H बॉन्डिंग करेगा, और जो जितनी ज्यादा H बॉन्ड बनाएगा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? उतना ही ज्यादा। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में 1 डिग्री का बॉइलिंग पॉइंट क्या मिलेगा? ज्यादा। अगर आप मास देखने लगोगे तो मास में गड़बड़ हो जाएगा, मास तो फिर उसका ज्यादा होगा, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ये है। एक और केस डिस्कस कर दे रहा हूं, यहां पर ध्यान से देखिएगा। चले, इसमें बताइए ऑर्डर क्या रहेगा? क्या यहां पर H बॉन्डिंग है या नहीं है बेटा? है। क्या यहां H बॉन्डिंग है या नहीं है? है। क्लोरो है, और यहां H बॉन्डिंग नहीं है। जिसमें H बॉन्डिंग है उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, और जिसमें H बॉन्डिंग नहीं है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम। तो बताइए इनमें से मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट किसका हो जाएगा? 1, 2, 3 में से 3 का। इंट्रा है। इंट्रा H बॉन्डिंग डज नॉट अफेक्ट बल्क प्रॉपर्टी। अभी तक जितनी भी H बॉन्डिंग की हमने बात करी सब इंटर थी। यहां पर H बॉन्डिंग कौन सी हो रही है? इंट्रा। इसका बॉइलिंग पॉइंट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, और इधर तो है ही नहीं H बॉन्डिंग, इंट्रा भी नहीं है। तो ये क्वेश्चन किससे सॉल्व हो रहा है? मास से।
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, क्योंकि यहाँ कौन सी एच बॉन्डिंग है, इंट्रा, इंट्रा से बॉइलिंग पॉइंट पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। नोट कर ले इसे, आगे डिस्कशन फिर कल स्टार्ट करेंगे।
गुड आफ्टरनून। बैठो बैठो, सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन।